गुड इवनिंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश ओशियन। तो आज का टॉपिक सेंटेंस है। सेंटेंस को हिंदी में वाक्य कहते हैं और वाक्य की परिभाषा होती है शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहा जाता है। इंग्लिश में इसकी परिभाषा देखिए, डेफिनेशन देखिए। सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो सेंटेंस क्या है? वर्ड्स का एक ग्रुप है। दैट गिव्स अ कंप्लीट एंड अ लॉजिकल मीनिंग। और ऐसा ग्रुप है जो कंप्लीट और लॉजिकल मीनिंग देता है। अब देखिए कंप्लीट और लॉजिकल का मतलब क्या है। तो कुछ बुक्स के अंदर जो परिभाषा लिख रखी है, सेंटेंस की डेफिनेशन लिख रखी है, उसमें लॉजिकल नहीं है, सिर्फ कंप्लीट मीनिंग दे रखा है, तो वो अधूरी बात है। देखिए मैंने कहा कमल लाइक्स मैंगोज एंड एप्पल्स। कमल को मैंगो और एप्पल पसंद है। अब देखिए लाइक क्या है? वर्ब। और वर्ब से पहले कमल क्या है? सब्जेक्ट। और वर्ब के बाद मैंगोज एंड एप्पल्स क्या है? ऑब्जेक्ट। मैं आपको पिछली वीडियो में समझा चुका हूँ, आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हो इसके लिए, कि वर्ब से पहले सब्जेक्ट आता है और वर्ब के बाद जो नाउन प्रोनाउन होता है वो क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। तो ये सेंटेंस जो है ग्रामेटिकली क्या है? ठीक है। दूसरा देखिए, ये मीनिंग भी पूरा बता रहा है कि कमल को जो है क्या पसंद है, कि मैंगो और एप्पल पसंद है। कोई इस बात पे सवाल नहीं खड़ा कर सकता कि उसको क्या पसंद है। अधूरी बात नहीं है, कंप्लीट बात है। तो ये मीनिंग भी कंप्लीट है और ये लॉजिकल भी राइट है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनको मैंगो और एप्पल पसंद है। ठीक है, तो ये कंप्लीट, ये लॉजिकली भी राइट है। लेकिन नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, कमल ब्रीथ्स O2। कमल ऑक्सीजन लेता है। अब देखिए ब्रीद वर्ब है, तो वर्ब से पहले कमल सब्जेक्ट और वर्ब के बाद O2 जो है क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो ये ग्रामेटिकली ठीक है। अच्छा, ये मीनिंग भी कंप्लीट दे रहा है कि कमल ऑक्सीजन लेता है, लेकिन ये लॉजिकली रॉन्ग है। जैसे मैंने इसमें बताया था कि कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको मैंगो पसंद ना हो, एप्पल पसंद ना हो। कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनको मैंगो एप्पल पसंद है, जैसे कमल को। क्या यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो ऑक्सीजन ना लेते हो? ठीक है, ये लॉजिकली रॉन्ग है। इसका मतलब हो जाएगा कि ऑक्सीजन कमल लेता है, बाकी के लोग जो है ऑक्सीजन नहीं लेते हैं। ये लॉजिकली जो है रॉन्ग है। तो लॉजिकली रॉन्ग है, तो इसका मतलब सेंटेंस भी कि जो है क्या है? रॉन्ग है। तो किसी भी सेंटेंस को ठीक होने के लिए उसके अंदर तीन चीज़ें होनी चाहिए। वो ग्रामेटिकली भी राइट हो, मतलब ग्रामर भी उसकी ठीक हो, मीनिंग भी कंप्लीट दे रहा हो, और वो लॉजिकली भी रॉन्ग हो। एक सेंटेंस और मैं आपको समझाता हूँ लॉजिक के लिए। जैसे मैंने कहा, जैसे कोई आपको ये कह दे कि दे किल्ड मी, दे किल्ड मी। अब ये सेंटेंस देखिए, किल्ड क्या है? वर्ब है। और वर्ब से पहले दे प्रोनाउन क्या है? सब्जेक्ट। और वर्ब के बाद मी प्रोनाउन क्या है? ऑब्जेक्ट। तो मैंने कहा था भाई वर्ब से पहले सब्जेक्ट और वर्ब के बाद कोई नाउन प्रोनाउन आएगा तो ऑब्जेक्ट। तो ये एक सेंटेंस क्या है? ग्रामेटिकली ठीक है। दे किल्ड मी, मीनिंग भी कंप्लीट है, उन्होंने मुझे मार दिया, लेकिन ये लॉजिकली रॉन्ग है। एक बात बताइए, अगर उन किसी ने मुझे मार दिया है तो मारने के बाद मैं कैसे बता सकता हूँ कि उन्होंने मुझे मार दिया है? आप कुछ सोच के देखिए, अगर किसी को किसी ने मार दिया हो और वो व्यक्ति मर गया है, तो मरने के बाद कैसे बता सकता है कि उन्होंने उसे मार दिया है? तो ये सेंटेंस लॉजिकली रॉन्ग है। तो आप समझ गए होंगे आई होप कि भाई किसी भी सेंटेंस के अंदर ग्रामर, मीनिंग कंप्लीट होना चाहिए और लॉजिकली भी वो क्या होना चाहिए? राइट होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, कमल हैज़ ऑलवेज हेल्प्ड आई। अब देखिए कमल क्या है? सब्जेक्ट है। हैज़ क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। ऑलवेज है, एडवर्ब है। हेल्प्ड क्या है? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, एज हैव के साथ थर्ड फॉर्म आती है। फिर वर्ब के बाद जो भी लिखते हैं, आई क्या है? प्रोनाउन। वर्ब के बाद जो भी लिखते हैं वो क्या कहलाता है? ऑब्जेक्ट। तो ये सेंटेंस जो है गलत है। ये सेंटेंस ग्रामेटिकली गलत है, क्योंकि हम सबको पता है कि वर्ब के बाद जब भी किसी प्रोनाउन को लिखा जाता है तो ऑब्जेक्टिव केस में लिखा जाता है। तो यहाँ हैव्ड के बाद आई के प्लेस पर मी लिखना चाहिए था। तो ये सेंटेंस क्या है? ग्रामेटिकली रॉन्ग है। बाकी कंप्लीट मीनिंग दे रहा है और लॉजिकली राइट है। लॉजिकली और मीनिंग कंप्लीट है, बट ये ग्रामर गलत है। तो मैंने कहा ना, तीनों चीज़ों का ठीक होना चाहिए। एक भी चीज़ गड़बड़ा गई तो सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा। तो इसमें ग्रामर गलत थी, इसका मतलब सेंटेंस भी रॉन्ग है। नेक्स्ट देखिए, कमल इंजॉयड इन द पार्टी। अब ये देखिए, कमल इंजॉयड इन द पार्टी। इंजॉयड वर्ब है, वर्ब से पहले कमल सब्जेक्ट है। फिर देखिए इन क्या है? प्रेपोजिशंस है। और प्रेपोजिशंस के बाद पार्टी नाउन आया हुआ, तो ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। लेकिन ये ऑब्जेक्ट किसका है? प्रेपोजिशंस का। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि पिछली वीडियो को जरूर देखें।
चीज़ें तभी क्लियर हो पाएंगी। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में समझाया था कि भाई किसी भी प्रीपोजिशंस के बाद कोई नाउन आता है तो फिर वो ऑब्जेक्ट किसका होता है, प्रीपोजिशंस का होता है। तो ये जो पार्टी ऑब्जेक्ट है ये इन प्रीपोजिशंस का है, वर्ब का नहीं है। तो ये सेंटेंस जो है ये सेंटेंस रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है ये सेंटेंस? क्योंकि इंजॉयड एक ऐसी वर्ब है जो बिना ऑब्जेक्ट के नहीं आ सकती। तो इंजॉयड के बाद कोई ना कोई ऑब्जेक्ट आना चाहिए था, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा, तो ग्रामेटिकली भी ठीक है। दूसरा, एक कंप्लीट मीनिंग भी नहीं दे रहा। आप खुद किसी को बोल के देखिए कि कमल ने पार्टी में मज़ा लिया, तो जिससे भी आप कहोगे कि कमल ने पार्टी में मज़ा लिया तो पूछेगा क्या मज़ा लिया, आपसे सवाल करेगा। इसका मतलब क्या मज़ा लिया उसने पूछ लिया, तो इसका मतलब अधूरी बात है ये। तो इसमें दो चीज़ें गलती हैं, ये ग्रामेटिकली भी रॉन्ग है और ये कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा है। फिर देखिए, फिर मैंने कहा इफ़ सी मैरिज मी, यदि वो मुझसे शादी करे। अब ये देखिए, ये वर्ब है, वर्ब से पहले सी सब्जेक्ट है, वर्ब के बाद मी क्या है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है। अब ये सेंटेंस ग्रामेटिकली तो ठीक है, ग्रामेटिकली तो ठीक है, पर ये मीनिंग कंप्लीट नहीं दे रहा। अब खुद सोच के देखिए, इसकी ट्रांसलेशन है यदि वह मुझसे शादी करेगी तो। आप किसी को बोल के देखिए यदि वह मुझसे शादी करेगी तो, और आप चुप हो जाइए, तो देखिए आपसे वो पूछेगा कि आगे तो बता कि शादी करेगी तो क्या होगा। ठीक है, इसका मतलब ये क्या है, कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा, तो इसको हम क्या नहीं कह सकते, सेंटेंस नहीं कह सकते। तो इसमें आपने क्या सीखा यहाँ तक कि भाई सेंटेंस वर्ड का एक ग्रुप होता है, और ऐसा ग्रुप होता है जो कंप्लीट मीनिंग के साथ साथ लॉजिकल मीनिंग भी दे आपको। तो किसी भी सेंटेंस के अंदर क्या चीज़ें होनी चाहिए कि वो उसकी ग्रामर भी ठीक होनी चाहिए, लॉजिकली भी ठीक होना चाहिए, और वो कंप्लीट मीनिंग भी दे। तो प्लीज़ आप ये बात ध्यान रखना, तभी आगे चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। नेक्स्ट देखिए, फिर ये बड़ा ज़रूरी है अभी। फिर कहता है कि एक सेंटेंस के अंदर कितने पार्ट होते हैं। देखिए, सेंटेंस के अंदर दो ही पार्ट होते हैं, एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट। सब्जेक्ट के अंदर दो पार्ट होते हैं, सॉरी सेंटेंस के अंदर दो पार्ट होते हैं, एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट। सब्जेक्ट को कर्ता कहते हैं और प्रेडिकेट को विधेय कहते हैं। तो आपने हिंदी व्याकरण में भी सुना होगा कर्ता और विधेय। तो सेंटेंस के अंदर कितने पार्ट, दो पार्ट, एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट। देखिए कुछ सेंटेंस देखिए, मैंने कहा भाई कमल टीचेज इंग्लिश, कमल इंग्लिश टीच करता है, मतलब कमल जो है वो क्या टीच करवाता है, इंग्लिश टीच करवाता है। अब देखिए सब्जेक्ट होता है क्या है, तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सब्जेक्ट क्या है, मैंने कहा भाई वट वी टॉक अबाउट, वट वी टॉक अबाउट इन आ सेंटेंस इज कॉल्ड सब्जेक्ट। मतलब एक वाक्य में हम जिसके बारे में बातें करते हैं ना, वह क्या होता है, सब्जेक्ट। प्लीज़ आप इस पे फोकस कीजिए, क्योंकि आके सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जब चैप्टर करेंगे तो वहाँ दिक्कत नहीं रहेगी। बच्चों को ज़्यादा दिक्कत ये होती है कि कई बार उसको सब्जेक्ट का पता ही नहीं होता है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट है क्या। तो मैंने क्या कहा कि व्हाट वी टॉक अबाउट इन ए सेंटेंस, एक वाक्य में हम जिसके बारे में बात करते हैं वह क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। और प्रेडिकेट क्या होता है, व्हाट वी से अबाउट द सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। और एक सेंटेंस में सब्जेक्ट के बारे में जो हम कहते हैं वो क्या होता है, प्रेडिकेट होता है। सब्जेक्ट के बारे में जो कहा जाता है वो प्रेडिकेट होता है, और सेंटेंस में जिसके बारे में बात करते हैं वो क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। देखिए एग्जाम्पल से अच्छी तरह समझ में आएगा। अब मैंने कहा भाई कमल टीचेज इंग्लिश, तो मुझे ये बताइए हम इसमें किसके बारे में बात कर रहे हैं। आप कहोगे सर कमल के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैंने कहा जिसके बारे में बात करते हैं वह क्या होता है, सब्जेक्ट। तो कमल क्या है, सब्जेक्ट। फिर मैंने कहा कि सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ कहा जाता है, सब्जेक्ट के बारे में हम जो कहते हैं वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट। अब देखिए कमल के बारे में मैंने क्या कहा कि टीचेज इंग्लिश, तो कमल के बारे में जो टीचिंग इंग्लिश दो शब्द लिखे ये क्या है, प्रेडिकेट है। अब आपको आइडेंटिफाई कैसे करना है कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को, तो आप सेंटेंस की ट्रांसलेशन कीजिए और ये चेक कीजिए कि किसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट को छोड़कर जो कुछ बचता है वो क्या होता है, प्रेडिकेट होता है। सुनिए, आप सबसे पहले सब्जेक्ट को चूज कर लीजिए, सब्जेक्ट को छोड़कर जो भी बचता है वह सब क्या होता है, प्रेडिकेट। तो देखिए कमल सब्जेक्ट है, कमल को छोड़कर जो शब्द बच गए वो सभी क्या है, प्रेडिकेट। तो टीचेज इंग्लिश दोनों शब्द क्या है, प्रेडिकेट है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, कमल डांसेस,
कमल नाचता है। अब किसके बारे में बात कर रहे हैं? कहोगे सर कमल के बारे में। तो कमल क्या है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को छोड़कर क्या बच गया? डांसेस। एक शब्द बचा, तो ये प्रेडिकेट है। तो देखिए ये प्रेडिकेट है। सब्जेक्ट को छोड़कर जो कुछ बचता है वह प्रेडिकेट कहलाता है। फिर देखिए द बॉय, लड़का, वियरिंग द ब्लैक शर्ट, वह लड़का जो ब्लैक शर्ट पहने हुआ है, इज़ माई कज़न, मेरा कज़न है। अब देखिए इसमें किसके बारे में बात कर रहे हैं? किसके बारे में? लड़के के बारे में। और कौन से लड़के के बारे में? जो ब्लैक शर्ट पहने हुआ है। तो देखिए इतना लंबा सब्जेक्ट, ये द बॉय वियरिंग द ब्लैक शर्ट, यहाँ तक का क्या है? ये सब्जेक्ट है। अब इस सब्जेक्ट को छोड़कर क्या बच गया? इज़ माई कज़न बच गया। तो जो बच गया है इज़ माई कज़न, ये क्या है? प्रेडिकेट है। तो सब्जेक्ट बड़ा भी हो सकता है, सब्जेक्ट छोटा भी हो सकता है, प्रेडिकेट भी छोटा और बड़ा हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए कमल सेंग एंड डांस्ड वेल। तो किसके बारे में बात कर रहे हैं? कमल के बारे में। तो कमल क्या है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को छोड़कर क्या बच गया है? सेंग एंड डांस्ड वेल। कमल ने गाना गाया और अच्छा डांस किया। अब देखिए सेंग एंड डांस्ड वेल, तो सब्जेक्ट छोड़कर ये जो शब्द बच गए ये क्या है? प्रेडिकेट है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना भी ज़रूरी है कि सेंटेंस के अंदर मुख्य रूप से कितने पार्ट होते हैं? 2 पार्ट होते हैं, एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट। सब्जेक्ट क्या होता है? एक वाक्य में हम जिसके बारे में बात करते हैं वह सब्जेक्ट होता है, और सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ कहा जाता है वह क्या होता है? प्रेडिकेट होता है। फिर सेंटेंस में मुझे सब्जेक्ट प्रेडिकेट कैसे पता चलेगा कि सब्जेक्ट है या प्रेडिकेट है? तो मैंने कहा कि सब्जेक्ट का पता लगा लीजिए, सब्जेक्ट को छोड़कर जो भी बचता है वह सब क्या कहलाता है? प्रेडिकेट कहलाता है। तो आगे देखिए नेक्स्ट, देखिए सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में इतना ही पता होना ज़रूरी है। अभी स्टार्टिंग में स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, इतना ही आपको ज़रूरी है। आगे डिटेल में सब्जेक्ट प्रेडिकेट के बारे में हम चर्चा करेंगे। आगे देखिए नेक्स्ट, फिर क्या है कि सेंटेंस को हम क्या कर सकते हैं? क्लासीफाई कर सकते हैं। सेंटेंस को हम वर्गीकृत कर सकते हैं। सेंटेंस को विभाजित कर सकते हैं। कितने आधार पर? 2 आधार पर। एक तो उनके फंक्शंस के आधार पर और दूसरा उनके स्ट्रक्चर्स के आधार पर। तो आपसे कोई पूछ ले कि सेंटेंस को जो क्लासीफाइड या कैटेगराइज किया जाता है किस बेस पे किया जाता है? एक तो उनके कार्यों के आधार पर, जैसा कार्य किया वैसा उनका नाम रख दिया। दूसरा उनके स्ट्रक्चर्स, उसकी बनावट के आधार पर हमने सेंटेंस को क्या किया है? कैटेगराइज किया गया। तो फंक्शंस के आधार पर सेंटेंस कितनी प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। और स्ट्रक्चर्स के आधार पर सेंटेंस कितनी टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं। तो जल्दी बताइए कि फंक्शंस के आधार पर सेंटेंस कितनी टाइप्स के? 5 टाइप्स के। और स्ट्रक्चर्स के बेस पर 3 टाइप्स के। फंक्शंस के बेस पर सेंटेंस होते हैं असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव को डिक्लेरेटिव भी बोल देते हैं। असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस। कुछ विद्वान जो हैं, स्कॉलर जो हैं, फंक्शंस के आधार पर 4 प्रकार के ही सेंटेंस मानते हैं। ऑप्टेटिव को सेंटेंस के अंदर काउंट वो नहीं करते हैं। तो देखिए अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत है, लेकिन ज़्यादा प्रायोरिटी जिसको दी जाएगी उसी के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो इसीलिए जो है सेंटेंस 5 टाइप के ही होते हैं फंक्शंस के आधार पर, तो आप ऑप्टेटिव को भी काउंट कीजिए। फिर देखिए स्ट्रक्चर्स के आधार पर, स्ट्रक्चर्स के आधार पर 3 ही होते हैं, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो जल्दी बताइए कि सेंटेंस को क्लासीफाइड जो है किस बेस पे किया जाता है? उनके फंक्शंस के बेस पर और स्ट्रक्चर्स के बेस पर। फंक्शंस के बेस पे सेंटेंस कितनी टाइप्स के होते हैं? 5। स्ट्रक्चर्स के बेस पे 3 टाइप्स। 5 टाइप्स कौन सी होती है फंक्शंस के बेस पर? असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इम्पेरेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटिव। और स्ट्रक्चर्स के बेस पे सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। फिर देखिए आपको कुछ पॉइंट याद रखने होंगे। किसी भी सेंटेंस के अंदर कम से कम एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट का होना मैंडेटरी है। ध्यान रखना कि सेंटेंस के अंदर एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट जरूर होना चाहिए। अगर सेंटेंस के अंदर प्रेडिकेट नहीं है तो फिर उसको आप सेंटेंस नहीं कह सकते। दूसरा देखिए कोई भी सेंटेंस जब शुरू होता है तो कैपिटल लेटर से वह शुरू होना चाहिए, बड़े अक्षर से वह शुरू होना चाहिए। कोई भी सेंटेंस, जितने भी सेंटेंस लिखोगे वो शुरू में जो भी शब्द लिखोगे उसका पहला अक्षर बड़ा होना चाहिए। फिर देखिए किसी भी सेंटेंस के लास्ट में जब वो सेंटेंस एंड होता है, ख़त्म होता है, तो या तो उस सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप होता है, या फिर उसके लास्ट में क्वेश्चंस मार्क आना चाहिए, फिर या उसके लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क आना चाहिए। तो ये कुछ पॉइंट थे आपको सेंटेंस के बारे में याद रखने होंगे। फिर इससे आगे लेवल बढ़ाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे चर्चा करेंगे उनके बारे में। थैंक यू सो मच।